अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। दुनिया इधर से हो जाए लेकिन इधर से उधर हो जाए, लेकिन एमक्यूएम अपनी रिवायत ख़त्म नहीं करती। कभी वो इत्तेहाद करती है पीपल्स पार्टी से, फिर उससे इस इत्तेहाद से निकल जाती है और फिर उसी के बुरा भला कहती है। फिर वो पीटीआई से इत्तेहाद करती है, फिर हुकूमत करती है और फिर उससे निकल जाती है, फिर उसको बुरा भला कहती है। फिर वो पीएमएलएन के साथ ये कोशिश करती है और पिछली दफ़ा तो हुकूमत में रही, लेकिन इस दफ़ा ये रिवायत ज़रूर तोड़ी कि अभी तक उनको बुरा भला नहीं कहा। हाँ, ये एक और रिवायत तोड़ी कि इससे पहले ये होता था कि जो भी इत्तेहाद करना होता था जिस भी जमात को एमक्यूएम के साथ, वो एमक्यूएम के पास चल कर आते थे, लेकिन इस दफा एमक्यूएम चलकर खुद उनके पास गई है। अब इसके पीछे क्या था, खुद गई है, उड़कर गई है, उड़ाया गया है, बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम जरा जानेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ सब मौजूद हैं, सीनियर कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपके एंट्रो से ही मुझे पता चल गया कि आपके ये प्रोग्राम जो है वो टॉप गियर में अभी से चला गया और आपकी व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है, ये मैं समझ गया। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जब मैं एमक्यूएम के प्रोग्राम करती हूँ तो बड़ा दिल से प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि आपके इन और आउट बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ना, बड़े सालों से जानती हूँ, तो इसलिए जो है ना बड़ी चीजें हमें कब की बातें कब है चले छोड़े। आप लोग गए लाहौर, आप लोगों ने वहां पर एक प्रेस मतलब मीडिया से बात की। ख्वाजा साद रफीक साहब वहां पर बात कर रहे थे, आप वहां पे साइड पे खड़े हुए थे और मुस्तफा कमाल साहब भी खड़े हुए थे। छोटा सा क्लिप है, जरा कोई देखते हैं। नून और एमक्यूएम के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे और बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। हम मिलकर आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब कल हमारी चैनल के आदिल शाहजेब के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे, वो जरा सुन लीजिए। एलामिया मुश्तरका जारी किया गया था, उसमें किसी इंतखाबी इत्तेहाद की बात ही नहीं की हुई है। नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे बाद मुल्क में आए थे, उनके साथ भी एक माजी रहा है जिसमें हमारी मुलाकातें भी रही, अच्छे और बुरे अदवार भी देखे हैं। तो हम उनसे मुलाकात करने गए थे और जाहिर है इंतखाबात होने हैं तो इंतखाबात पर भी बात हुई है। माजी तो बेशक रहा है, अच्छे अदवार तो मुझे नहीं पता, पिछला देखा होगा, बुरे अदवार बड़े देखे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब गवाह भी हैं। खैर, उससे हटकर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये क्या कुलत आज़ाद नहीं है? वहां खड़े होकर आप कहते हैं कि साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और टीवी प्रोग्राम्स में बात क्या कहते हैं कि जी कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। क्या समझूं इन बातों से? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, आप लोग इतना किसी भी सिचुएशन को या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं, उलझा देते हैं, या फिर जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन को बहुत ओवर सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एतदाल रखना चाहिए। साद रफ़ीक ने जो बात की, अगर उसका कॉनोटेशन ये आ रहा था कि हमने कोई इलेक्शन अलायंस किया, तो जब मैंने गुफ्तगू की मैंने वाज़े कर दिया कि कोई इलेक्शन अलायंस नहीं, कोई इलेक्शन इत्तेहाद नहीं। ये इलेक्शन का मौजू भी एक जुज़्व के तौर पे एक बड़ी गुफ्तगू का हिस्सा ज़रूर बना था, लेकिन यह कतई और कतई कोई इंतखाबी इत्तेहाद के लिए हमारी मुलाकात नहीं हुई। साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे से क्या होता है? देखिए, ये भी गलत है, ये भी उनका कहना, वो गलत बयानी से काम ले रहे थे ख्वाजा साद रफीक साहब। देखिए उन्होंने लफ्ज़ों का चुनाव शायद गलत किया हो। नीयत उनकी भी ये है कि हम इंतखाबात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। मैं हल्फिया कहता हूँ कि जो हमारी मीटिंग हुई अंदर, उसमें यही जुमले हम सब ने इस्तेमाल किए और बार बार इसकी तकरार हुई ताकि बाहर जाकर भी यही जुमला आए कि ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। आपको फंसा दिया यानी नून लीग ने? जी वजाहतें दे रहे हैं अब आप लोग, नून लीग ने आपको यानी फंसा दिया। नियतों का हाल तो अल्लाह को पता है, लेकिन नून लीग ने फंसा दिया अल्फाजों का चुनाव करके। नहीं, देखिए, ये तो प्रैक्टिकली जब चीज़ें सामने आएगी तो पता चलेगा ऐसे कौन किसी को फंसा सकता है। मतलब वक्ती तौर से अगर फंसा भी लिया तो उसका फ़ायदा कितनी रकतों का सवाब मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये मीडिया के लिए तो एक कंटेंट होता है और इसी पर कई दिनों से ये सारे जब से हम मिलकर आए हैं तो बहुत ज़्यादा कौमी मंजरनामे पे हमारी गुफ्तगू जारी। अब सुन लें कि हमने एक्चुअली बात क्या की और हमारा मकसद क्या था। मधु उन्होंने किया था, हम उनकी दावत पर गए थे और ये कतई और कतई इंतखाबात के बाद जो हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात होते उससे बिल्कुल क्या एजेंडा था? क्या एजेंडा था? इसलिए मधु क्यों देखिए
देखिए, पूरे मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने, समझने के लिए हमारा नुक्ता नज़र क्या है, उनका नुक्ता नज़र क्या है, जो हुकूमत आएगी उसके चैलेंजेस क्या है। हुकूमत थोड़ी है। अब आप तो एक सेकेंड ना डॉक्टर साहब, आप मुल्क के हालात को डिस्कस करने एक ऐसी जमात के साथ चले गए जो आपके साथ की है। मतलब उसने भी इलेक्शन में जाना है, आपने भी इलेक्शन जाना है, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में जाना है, तो उनसे आप मुल्क के मामलात को समझने के लिए चले गए। देखिए, कहाँ इंतखाबी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर इंतखाबात की बिसात बिछ गई है तो इंतखाबात के इनेकाद से पहले कोई ऐसा इंतज़ाम ना किया जाए कि जिसके तहत आइंदा हुकूमत और अपोजिशन क्या किसी एक कौमी एजेंडे पर कौमी इत्तफाक़ राय के साथ कुछ जमातें हम ख्याल या इसके अलावा इस मुल्क को सियासी माशी जो बहरान है उससे निकालने के लिए, आम आदमी के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए क्या हमारे पास तदाबीर हो सकती है। हम अपने मंशूर में जो बात करते हैं, जो वादे करते हैं, तो नून लीग आपकी हम ख्याल जमात है। देखिए, हम ख्याल हो या ना हो, मैंने तो दोनों के लिए कहा ना। मैंने कहा कि तो फिर पीपल्स पार्टी में कौन से कांटे लगे थे जो आप उनसे नहीं मिले? देखिए, मेरी बात सुनिए ना, मैंने क्या कहा, हम जो देखिए अब 6 रुकनी कमेटी बनेगी, एक चार्टर हम आपस में तय करेंगे कि ये एजेंडा होना चाहिए जो कौमी मफाहिमत, वसीतर मफाहिमत और वसीतर इश्तराक अमल का होना चाहिए। अब इसमें बाकी जमातों को भी दावत दी जाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जो 15 सालों से करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी का जो एक नया उन्होंने एक मयार कायम किया है और उन्होंने बुनियादी सहूलत 15 साल में से 10 साल तो आप उनके साथ थे। नहीं, गलत नहीं, ये तो यही तो मसला है सारा आप लोगों का कि आप सिर्फ लोगों को वो चीज़ देते थे जो होती नहीं है। 3.5 साल हम उनके साथ रहे, बाकी वक्त तो हम उनसे अलग थे। और अभी भी पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ के साथ वफाक में थे, सूबे में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे इन 5 सालों, पिछले 5 साल भी नहीं थे, पहले दौर में 3 साढ़े 3 साल बेशक नहीं थे, हाँ नहीं थे ना। लेकिन तो वफाक में आप भी हुकूमती बेंचेस में थे सर, वफाक में आप भी हुकूमती बेंचेस पे थे और पीपल्स पार्टी भी हुकूमती बेंचेस पे थी। भाई देखें, अगर उस वक्त PMLN को और PDM को इस तरह की इश्तराकियत की ज़रूरत थी जिसमें पीपल्स पार्टी को भी लिया जाए तो उन्होंने लिया था। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं हुकूमत में आऊँगा तो उसको ना लो, वो आएंगे तो उन्होंने कहा हम जामिन बनेंगे, फजलुर रहमान साहब ने और शहबाज शरीफ ने, हम इनसे भी डिलीवर आपको कराएंगे क्योंकि आपके मामलात सूबे के बहरहाल होते हैं। तो हमने कहा कि आप ज़मानत लें, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए एक चीज़ और भी रखें कि अगर वो नहीं करते तो आप उन्हीं उमूर को कौमिया लें, सेंट्रलाइज कर लें, वफाक में ले लें और फिर आप अमल करें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा जो स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, लेकिन हमने तो सारी बात की। अब ये सारे तजुर्बे जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताएं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ग्रैंड अलायंस करने जा रहे हैं, JUIF, GDA, PMLN, MQM। मैं ये वाजे कर दूं, देखिए अलायंस में तो एक निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़ता है, ये अलायंस नहीं है, ये वसीतर मफाहिमत है, ये एक मुश्तरका हिकमत अमली है जिसमें सीट एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और होगी। हाँ, ये मैं आपको डिस्क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन हमने अब तक वो सीटों को लेकर हम बैठे नहीं हैं। इंतखाबात का शेड्यूल अब है, आने हो सकता है इन 4 पार्टीज के दरमियान जिसमें JUIF, GDA, PMLN, MQM, सीट एडजस्टमेंट हो सकता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में। देखिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि 15 सालों में बिला शिरकत गैर अपनी मसनूई आबादी की अक्सरियत पर जो गुज़िश्ता 5 मरदमशुमारियों से सूबाई वडेरे आबादी जैकबाबाद की, कश्मीर की, लाड़काना की 40-40% बढ़ाते रहे। सुने ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो मैं वडेरे अगर किसी को, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना सर, कि इसका मतलब है उनकी गलत पॉलिसीज के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की गलत पॉलिसीज के खिलाफ आप लोग इत्तेहाद करने, सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं 4 पार्टी। उनकी सिंध को जिस तरह उन्होंने तकसीम किया है, सिंध के साथ जिस तरह सलूक किया है, वहाँ की बड़ी इकाइयों को एक दूसरे से दूर किया, उनके दरमियान पोलराइजेशन क्रिएट की है, जिस तरह उन्होंने शहरी, ज़िले, बल्दियाती इदारों को सूबाई तहवील में ले लिया और ऐसा बल्दियाती कानून वज़ा किया 2013 में जो आर्टिकल 140 की नफ़ी है, जिसका फैसला चीफ जस्टिस ने हमारी पटिशन पर दे दिया। उसके बावजूद तो इसका मतलब ये सारी बातें अब क्या 140 क्या कोई आइनी इस्लाहात, आइनी पैकेज और आइनी तरामीम का नहीं हो, मैं तो आपकी सारी बातों से इत्तेफाक कर रही हूं।
आप हाँ, तो जिसमें हम PMLN से लेकिन PMLN को देखिए, मेरी बात सुने, PMLN को पहले राजी कर लें, PMLN राजी हो जाए उस कौमी एजेंडे पे, तो पीपल्स पार्टी खुद अगर उस एजेंडे पर आना चाहेगी तो फबेहा वो इस बात का इतराफ़ और इकरार करेगी कि 15 सालों में उन्होंने आइन की नफी करते हुए एक लेगेसी कायम की, आइन की खिलाफ, आइन की। डॉक्टर साहब, ये जो नोहा है ना, जो अभी आप 4 पार्टीज का बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, ये किया, ये किया, वो जमात इस्लामी का है और PTI का भी है, तो जो कौम और मुल्क के वसी तर मफाद में उनसे भी मिले, उनको भी अपने साथ मिलाएं। अच्छा, मैंने कब मना के नहीं मिले जाके PTI से? अरे मेरी बात से देखें, मेरी बात सुन, तो हमने कब कहा कि नहीं, PTI के लिए मिले आप जाके PTI की क़यादत से। देखें PTI के जो यहाँ मकामी लोग हैं उनके साथ जो बच्चे हैं, बेचारे बच्चे कुछ हैं, उनके साथ हमारा राब्ता है, ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही शहर में रहते हैं, हमारे गलियां मोहल्ले एक हैं, हमारी बूदोबाश, हमारी माशरत एक है। हाँ, वो ज़रा कुछ अपर मिडिल क्लास के ज़्यादा हैं, हम थोड़ा मिडिल और लोअर क्लास के जो नहीं सर, अब आप लोग भी अपर मिडिल क्लास के हैं, ऐसी क्या बात है, सारे घूमते हैं माशाल्लाह। देखें अगर कुछ चंद एक मादूदे हमारे पास पहले से अगर अपर मिडिल क्लास के थे, और अगर फ़र्ज़ कर लें कुछ आपकी नज़र में 1 2 4 और भी हो गए, तो आप उनकी बुनियाद पर आप जज बन जाएंगी, जजमेंट दे देंगी, तो ये तो ना करो यार। मेरी जो मिडिल क्लास की सियासत है, मेरी जो अर्बन पॉलिटिक्स है, तो मिडिल क्लास की है, तालीम है, जो मेरे तालीम याफ्ता लोग, फिर जो नौजवानों की पॉलिटिक्स, और मेरा तो खुद साला इस मरतबा नैरेटिव ही यही है कि भाई सारी जमातों की लीडरशिप टॉप जो है एजिंग के ऐसे प्रोसेस 60+ सब जा रहे हैं, हमें 45 से नीचे 35 से नीचे के लोगों को भी उम्मीदवार भी बनाना है, तंजीम में भी लाना है, नौजवानों के हाथों में नजरिया जब जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात सुनिए, अच्छा PTI बोल रही है ना, कभी आपने तजिया किया, एक आदमी था उनके पास जो 35 साल से कम उम्र का था, पूरी पार्लियामेंट सारी उनकी 50 साल से ऊपर, 55 साल से ऊपर, सर आप लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। मैं उम्रों का हिसाब नहीं रखती, आगे चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब सुन लें, ऑफिसेस खुल गए आपके सिंध के, कराची के सारे? तो मेरे ख्याल में जो रुकावटें थी अगर वो दूर हो रही हैं तो अच्छी बात है, और इसको सहूलतकारी या फैसिलिटेशन कहते हैं। नहीं, तो अभी कितने परसेंट खुल गए, कितने परसेंट खुल गए और कितनी यकीन दहानी कराई है और किसने कराई है कि खुल जाएंगे? हम इंशाल्लाह हम नहीं वो हमें कोई यकीन दहानी नहीं है, हमने तो टेस्ट मारा, ट्राई कितने खुले हैं तो, मैं जानना चाह रही हूँ कितने ऑफिसेस खुल गए आपके सिंध में? देखिए मैं आपको इतना बता दूं कि 15 दिसंबर तक हमारे 100 दफातर कराची में खुल जाएंगे इंशाल्लाह, और हम कराची की 22 नशिस्तें, ये भी तो देखे ना कि MKM ने, ठीक है बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त, MKM ने तकसीम को ख़त्म करके जिस तरह यूनिफाइड हुए, जिस तरह हमने यकजहती इख्तियार की, उसके नतीजे में हमने सबसे बड़ा काम, पहला काम कि ये 7वीं जो डिजिटल मरदमशुमारी थी उसमें सबूत और शवाहिद के साथ, हाँ उसमें आपने मिलाया। अच्छा अब डॉक्टर साहब मेरी बात 70 लाख की आबादी बाजियाब की है, लापता आबादी बाजियाब की, एक कौमी असेंबली की सीट बड़ी MKM की वजह से, जमात इस्लामी की वजह से नहीं, PTI की वजह से नहीं, मेरी बात सुन लें डॉक्टर साहब। और पीपल्स पार्टी ने तो अपने जो इन्यूमरेटर थे, असिस्टेंट कमिश्नर, उनके जरिए से तो इस आबादी को फिर लापता कर दिया। हमने कुछ आबादी को बाजियाब कराया अल्लाह के बस। अब 22 में से आप मुझे पूछे कितनी सीटें जीतेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला 22 नहीं पूछ रही, मेरी बात तो सुने। जो 15 दिसंबर तक आपके 100 दफातर खुल जाएंगे, ये दफातर बंद किसने कराए थे? बंद नहीं कराए, ये नए ऑफिस खोल रहे हैं, ये इंतखाबी ऑफिस हैं, जो पुराने थे वो पुराने थे। अच्छा पुराने थे वो जो आप लोग देख सुने, आप हर पार्टी के साथ जब एक मुआहिदा करते थे PTI के साथ कि हमारे बंद दफातर खोले जाएंगे, करते थे नहीं करते थे? देखिए वो किसने बंद कराए थे? मैं पूछ रही हूँ वो किसने बंद कराए थे? बात सुने ना, खालिद किसके दौरे हुकूमत में बंद हुए थे? मेरी बात तो सुन लो। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में उस वक्त राब्ता कमेटी ने जो भी माहिदे किए उसमें ये शिक डाल दी, लेकिन जब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मैं और मुस्तफ़ा कमाल हम तीनों साथ बैठे तो हमने कहा कि ये दफातर हम पुराने मांगे और वो अगर कहीं डिस्प्यूट है कहीं नहीं है हम उसको छोड़ते हैं, इंतखाबात के दफातर खोलते हैं और वहाँ पर अपनी बहुत अच्छी बात है, मूव ऑन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दफातर बंद किस दौरे हुकूमत में? सर कराची में आपने 3 दफा तारीख में PMLN से इत्तेहाद किया, PMLN ने कराची में MKM के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशंस किए।
आप भूल गए, हम नहीं भूले। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, जिन दफातर की आप बात कर रहे हैं वो किसके दौरे हुकूमत में बंद हुए थे? PMLN के। क्या कोई माजरत नहीं बनती थी? क्या आपने सवाल पूछा था सर? ये अगर आपको ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है सियासी, चेकर्ड, मर्की, उसमें बहुत सारी ये बातें जो आप कह रही हैं, और इसी तरीके से उसमें कराची की पॉलिटिक्स को फोकस करना चाहती, एक अगला प्रोग्राम अलहदा से कर लें। आज के प्रोग्राम में उस माजी को इसलिए डिग ना करें कि मैं समझता हूं कि हमने मुस्तकबिल को इस वक्त फोकस किया है, वे फॉरवर्ड को फोकस किया है। आपने तो माजरत के साथ डॉक्टर साहब, और हमने ये भी कहा, आपकी तो सियासत चलनी है, लेकिन उनका क्या, जो जवान जिनके जो लापता हो गए थे, जो मारे गए थे, टारगेट किलिंग में वो मर गए थे, वो कत्ल हो गए थे, वो शहीद हो गए थे, आपके शोधा कब्रिस्तान भरे हुए कब्रों से। आपने तो आगे पॉलिटिक्स करनी है, तो आपने मुस्तकबिल देखना है। ओ मेरी बहन, मेरी बात सुन, बात यही तो हो रही है ना। तो हमने कब उनके साथ जो हमारा एक ताल्लुक है, वास्ता है, हमारी वो हिस्ट्री है, हमने यौम शोहदा आज भी हम मनाते हैं। उन शहीद मैंने किससे हाथ मिलाया, मुझे बताइए। सर मैं आपको बता रही हूँ, ये जो तीनों ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें जवान लड़के लापता हुए हैं, लोग मरे हैं, सारा कुछ हुआ है, वो PMLN के दौर में हुए हैं। हम एक दिन के लिए भी अपने लापता साथियों और उनकी फैमिली से दस्तबरदार हुए, उनका मुतालबा अभी लियाकताबाद के जलसे में सबसे मेरा पहला पॉइंट था। मेरी बात सुने, अगर ये जिम्मेदार चले आ जाएं, चलो मैं मुतालबा करता हूं कि जितने भी लापता लोग हैं, चाहे वो अहले तशय्यो में हों, चाहे वो अहले सुन्नियों में हों, चाहे वो MQM के हों, या बलूचिस्तान की कौमी जमातों के कोई भी हो, मैं कहता हूं कि आए एक आला सतह का कमीशन बनाते हैं, वो तहकीकात कर लेना। मेरी राय एक पॉलिटिकल, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कहता हूं कि लापता हुए ऑपरेशंस हुए थे, नहीं हुए थे? मेरी बात सुने, अगर मेरी बात सुने, देखिए किसी ज़माने में भी जो ऑपरेशन हुआ, अगर वो ऑपरेशन गलत था, नहीं होना चाहिए था, उसके नताइज सिर्फ और सिर्फ किसी अच्छी सियासी जमात को कमज़ोर कर दें, उसका जो एक नज़रिया है, उस नज़रियाती लोगों को आप एक तरफ कर लें, और उस पार्टी को जो है वो आप एक पार्टी, तो ये पूरे मुल्क का कौमी नुकसान है, मेरा नहीं है। और सारी सियासी जमातों पर कहीं ना कहीं इस तरह की बारी, कभी मेरी बारी कभी किसी की बारी, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को डिग ना करें। मैं कहता हूं कि क्या आप सियासी जमातें अपने आप भूल सकते हैं ना, हम नहीं भूल सकते। हमने तो वो प्रोग्राम्स किए, हम तो उन गलियों में गए हैं जहाँ पे खून बहे। आप भूल सकते हैं क्योंकि आपकी सियासत है, अच्छी बात है। अगर आप या तो अगर आप कहें भूले हम भी नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे टॉक शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए मैं इस वक्त किसी पर भी इल्जाम लगा दूं, ऐसे नहीं करूं। कमीशन बनाते हैं, आप भी फॉलो करें उसको, और अगला अगर हमारा जो भी किसी के साथ कोई मायदा हो तो उसमें अगर ये शिक ना हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लेकिन मेरा ये कहना है, ठीक है, अब आप जो नूनी के साथ मुआहिदा करेंगे तो आप उसमें ये शेक डालेंगे कि ये जो ऑपरेशंस हुए हैं इनके लिए एक कमीशन बनाएं कि ये सही हुआ या गलत हुआ। असल बात पर तो आओ, जो हुई है कि आईनी तरामीम का, आईनी इस्लाहात का पैकेज, जिसमें आर्टिकल 140A, जिसकी इंटरप्रिटेशन में मुख्तलिफ सूबों ने मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन की है, उसकी तशरीह होनी चाहिए, उसकी तौज़ीह होनी चाहिए, उसकी वजाहत होनी चाहिए, उसके लिए हमने बात की है। आर्टिकल 160, ताकि बल्दियाती इख्तियारात जिस तरह जर्मनी और इंडिया के आइन में महफूज हैं, आइन के अंदर वो इख्तियारात महफूज है, तो बावसीला मौसर बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम ज़िली हुकूमतें कायम करने के लिए आर्टिकल 140A की सही इम्प्लीमेंटेशन हो, या 140 और इसी तरह आर्टिकल 160 में कौमी मालियाती कमीशन है। के मुआहदे देखे हैं, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी PTI के साथ, कभी PMLN के साथ, पूरे होता किसी को नहीं देखा। मगर मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह करे कि इस दफा आप अपने और वो अपने इम्तिहान में पूरा उतरे। ठीक है, तुम्हारी दुआ के साथ मैं भी दुआ करता हूँ, लेकिन एक दवा भी ले लो। दवा यह है कि वजारतें हम 2 लेते हैं, इतना अच्छा हमारा मीसाक या माहिदा होता है और उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो उन 2 वजारतों की वजह से वो लाइबिलिटी बन जाती है, उसको हम अपना असेट नहीं बना सके। देख हाँ, तो अब काम की बात की ना तुमने, इसका मतलब तुमने भी कह दिया इस बात को, तो मैंने राब्ता कमेटी की मीटिंग में यही बात, सुनो ना,
अरे मेरी बहन, मेरी बात तो सुनो। मैंने आज यही हमने बात की है कि अब आइंदा हमें सोचना है कि वजारतें लेनी है या आईनी इस्लाहात का, आईनी तरामीम का, हमें एक आईनी पैकेज लेना है और उस पर पूरी कौम के सामने जो जिसके साथ हम जाएंगे, या जो कौमी मफाहिमत हो रही है, ये जो कौमी एजेंडा हम जो बना रहे हैं, कौमी मशावर, एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें ये बातें बुनी ताकि हज़ारा जिला जो है ना, हज़ारा डिवीजन, उसके जिलों के मसाइल हल हो, ताकि सराइकी इलाकों के मसाइल हल हो, ताकि डिस्ट्रिक्ट को लोकल ऑटोनॉमी की बात हो रही है, सूबाई खुद मुख्तारी हो गई, अब मकामी खुद मुख्तारी की बात हो रही है नादिया, और उस पर नहीं जाएंगे तो शराकती शमूलियती जमहूरियत पाकिस्तान में कायम नहीं होगी। तो हमने उस चीज को पकड़ा जो पूरे मुल्क का एक बुनियादी मसला है, तो उस बुनियादी मसले को हल कर लेंगे, कई झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपके इरादों में आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक साहब हमसे गुफ्तगू करने का। मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ज़रा सा पूछने की कोशिश करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किंग पार्टी किसको कह रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो फरागोगी के करप्शन के किस्से ज़द-ए-आम हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या ताने बाने वज़ीर आज़म हाउस से और उनकी एहलिया से मिलते थे, और अगर हाँ तो क्या इसके भी सबूत हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और चूँकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है और चूँकि अब इंतखाबी इत्तेहाद की भी बारी है और खुलकर सियासत की बारी है, इंतखाबी मुहिम चलाने की बारी है, तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बात होगी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगेंगे और कुछ सच बोला जाएगा, कुछ झूठ बोला जाएगा, और ये सब चलते चलते बिलाखिर इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन जो उसके साथ साथ जो दो तीन चीज़ें अब सामने आ रही है वो बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो ये कि किंग पार्टी की बात हो रही है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहली दफ़ा नहीं, उससे पहले भी वो किंग पार्टी का जिक्र कर चुके। आज भी जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने किंग्स पार्टी का एक दफ़ा फिर जिक्र किया, और इत्तेहादों जो हो रहे हैं, सियासी इत्तेहाद, उन पर भी बात की कि कुछ इत्तेहाद होते हैं, वो चलते हैं, जो करवाए जाते हैं वो मुश्किलात से दूर हैं। ये बातें अपनी जगह, और उसके साथ साथ चूँकि जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, उनका कोई अच्छा वक्त नहीं चल रहा, तो जब वो कहते हैं ना, जब बुराई आती है तो चारों तरफ से बुराई आती है, तो उनके पास वैसे तो कोई केसेस में माशाल्लाह से कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें इफाका ही होता चला जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ। और फरागोगी के भी एक करप्शन की एक लंबी दास्तान सामने आ गई। अच्छा, ये दास्तान कोई नई नहीं है, हर काफ़ी अरसे से हम ये बातें सुनते रहे, लेकिन हम हैरान ये हैं कि इस पे मुकम्मल तौर पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा। और दूसरी बात ये कि जो लिंक बताए जा रहे हैं कि वो इमरान खान साहब, क्योंकि मुझे याद है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो एक दफ़ा उनकी एडवोकेसी करते हुए भी पाए गए थे, और पंजाब में जो कुछ हो रहा था तो पीटीआई के अपने जो लोग थे, उनमें बड़े कुछ सीनियर रहनुमा भी थे, वो भी नाला नज़र आते थे। और उस वक्त अगर जो बहैसियत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा सा एक हम ये कहें कि जो एक बैड टेस्ट अगर हम इसको नाम दें कि वो जो डेवलप हुआ था, वो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को बहैसियत वज़ीर आला ही हुआ था, क्योंकि उनकी गवर्नेंस के मसाइल थे, वहाँ पे करप्शन के किस्से थे। ये बात है कि इमरान खान साहब ने आंखें बंद रखी। क्यों रखी, इसकी वजह का इल्म नहीं है, ताहम ये जो बात की जा रही है कि जी सब कुछ उनकी मर्जी मंशा से हो रहा था, ये मेरे ख्याल अभी साबित करने की ज़रूरत ज़रूर होगी। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर लूँ जो आप मीडिया से बात कर रहे थे। किंग्स पार्टी में वो क्या कह रहे थे, छोटा सा क्लिप है, ज़रा सुनिएगा। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। 2008 में जो हमने पार्टी का किया, तो 2000 में पीटीआई तो थी नहीं, तो डेफिनेटली किंग पार्टी वो मुस्लिम लीग नून को शायद करार दे रहे हैं। बहरहाल इस पर जरा बात करेंगे। तमाम बातों में मैं भूल गई कि जो एमक्यूएम और नून लीग का जो इत्तेहाद, अब वो इत्तेहाद हुआ है, वो नहीं हुआ है, पहले कहा हुआ है, बाद में कहा कि जी सियासी इत्तेहाद नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल इस पर भी बड़ी बातें हैं कि ये असल में किसको असल में नुकसान पहुंचाएगा, खुद नून लीग या एमक्यूएम के लिए नुकसानदेह ज्यादा साबित होगा या पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे थे वो भी जरा सुनते हैं। मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा देगा। जहां तक मौलाना फैजुल रहमान
की बात है, हम इंशाल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं। ऐसे में सिंध में जहां नून लीग की बात हो रही है, एमक्यूएम की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, ऐसे में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? पीटीआई वो पार्टी है जिसने पहली दफ़ा 2018 में कराची से सीट्स ली थी और 13-14 के करीब उन्होंने सीट्स ली थी और ये कराची की तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ था। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा और फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम इंफॉर्मेशन केपीके, और बशीर मेमन साहब प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन सिंध के, फॉर्मर डीजीएफआईए भी हैं। सेनेटर आजिज दामड़ा साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, फॉर्मर सेनेटर, फॉर्मर प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी यूथ। तमाम तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज़रा मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ बशीर मेमन साहब से, और बात हम ज़रा कर लेते हैं इस पे, ये जो फरागोगी के जो एक केसेस और जो करप्शन के किस्से ज़द आम है। तो बशीर मेमन साहब अब ज़रा ये बताएगा कि जो फरागोगी साहिबा के जो किस्से हमारे सामने आए हैं, तो ये पहली दफ़ा तो आए नहीं है, हमें बहुत अरसे से ये बातें पता थी, मीडिया में भी ये किस्से आते रहे, लेकिन हाथ नहीं अभी तक उस तरीके से डाला गया जिस तरह से डालना चाहिए था। पूरी जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत और फिर 4 माह की 3 महीने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने की ये निगरान सेटअप, अब जाके हमें बताया जा रहा है कि इसमें इमरान खान भी इन्वॉल्व थे, उनकी जो मिसेज हैं वो भी इन्वॉल्व थी। क्या ये भी साबित हो चुका है बशीर मेमन साहब कि ये लीडरशिप भी इन्वॉल्व थी फरागोगी के करप्शन के किस्सों में? सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, सारे पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम, आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, आपकी बड़ी मेहरबानी, और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये जो किस पैराए में बात हो रही है। वाइट कॉलर क्राइम है जिसको बनाना, जिसमें छोटा टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो अपना वो टाइम लिया है उसने, इन्फॉर्मेशन आती है, मुख्तलिफ़ जगहों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, फिर उसके बाद अगर वो केस बनता है तो वो बनाया जाता है, अगर नहीं बनता तो फिर नहीं बनाया जाता। मैं इस तरह किसी कारोबारी आदमी का तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो पता लग जाता है कि ये एफबीआर में डिक्लेयर करता है, वो हर साल में एक ही मतलब डिक्लेयर होता है, तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा उसमें मेहनत भी ज़्यादा चाहिए होती है और रिकॉर्ड भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो वाइट कॉलर क्राइम इज़ अ वेरी 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 लेंथी और कहते हैं ना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो शायद वो केसेस अभी मैच्योर हो गए होंगे, जो मैं समझता हूँ। मेरा चूँकि इन्वेस्टिगेशन के साथ डायरेक्ट लिंक रहा है, तो मैं चूँकि इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ, तो वाइट कॉलर क्राइम इज़ नॉट कि जी कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गई, चले गए और उसको मोटरसाइकिल को हाथ कर लिया और जा करके चोर को भी पकड़ लिया। इट टेक्स टाइम, बैंक से रिकॉर्ड मंगवाना होता है, एफबीआर से रिकॉर्ड मंगवाना होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है बशीर मेमन साहब, मैं इससे ये पूछ रही हूँ कि क्या सबूतों से ये साबित हो गया है कि इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म उस वक्त इसमें शामिल थे और उनकी जो एहलिया हैं बुशरा बीबी वो भी इसमें शामिल थी क्राइम्स में? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो ऑडियोज़ आई हैं, जो अखबारों में ख़बरें आई हैं, उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो उनकी फ्रेंड वुमेन थी और वो कर रही थी, मतलब जो मीडिया में आ रहा है। अब मैंने चूँकि फ़ाइल नहीं देखी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी बनाई होगी बड़ी प्रोफेशनली फ़ाइल बनाई होगी, डेफिनेटली बहुत अच्छी फ़ाइल बनाई होगी, और वो जाहिर हो गया होगा कहीं से तो कोई लिंक बनता होगा ना, तभी तो उन्होंने उनका नाम दिया। ठीक है, बनता होगा, जाहिर हो गया होगा, आप समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मीडिया की खबरें हैं तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। मेरा ख्याल है अभी मजीद इस पे फिर प्रोब की ज़रूरत होगी। बैरिस्टर सैफ साहब, फरागोगी के करप्शन की एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान सामने आ गई है और कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। 4020 मिलियन रुपीस का मामला है, उनके असासों में जो इस दौरान इजाफा हुआ। अब मामला यहाँ पर ये है, बशीर मेमन साहब खुद भी DGFIA रह चुके हैं, मैं उनसे ये पूछ रही थी कि क्या सबूतों की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इमरान खान या उनकी एहलिया वो उसमें शामिल थी? तो उन्होंने कहा कि मैंने वो फाइल नहीं पढ़ी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है। आपकी कहने के मुताबिक, आपकी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे
या कहीं ना कहीं उनके एहलिया के ताने बाने से जाके बनते थे? देखें नादिया, बशीर मेमन साहब इन्वेस्टिगेटर रहे हैं और मैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल रहा हूं, और मैंने बशीर मेमन साहब ही के इन्वेस्टिगेटर्स के बनाए हुए केसेस प्रोसिक्यूट किए हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी, और उड़ा के रख दिए जाते थे वो केसेस, इसलिए कि उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो इतनी सब स्टैंडर्ड और इतनी फ्लॉड होती थी कि वो केस साबित ही नहीं हो सकते थे। और मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हो सकता है कि फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े इस वक्त जो नामी गिरामी सियासतदान हैं वो फिर नाराज हो जाएंगे, और उनके जो नुमाइंदे हैं वो जाहिर है मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन कई बड़े बड़े सियासतदानों के करप्शन के इसी तरह के स्कैंडल, ये तो पता नहीं आप कितनी 400 मिलियन पाउंड की बात कर रही हैं, वो तो बेतहाशा अरबों डॉलरों की करप्शन जो है वो केस बगैर सबूत के उड़ जाते थे। अब बात यह है कि स्टैंडर्ड तो इन इन्वेस्टिगेटर्स का और इन इदारों का हमारे मुल्क का ये है, यहाँ पर ट्रायल जो है वो अदालतों में नहीं होता, यहाँ पर ट्रायल जो है वो मीडिया में होता है। प्रोग्रामों में इल्जामात भी लगाए जाते हैं, प्रोग्रामों में सजा भी सुना दी जाती है। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, अगर तो फराह गोगी या किसी और खातून या मर्द के साथ इमरान खान का ताल्लुक सबूत और शवाहिद की बुनियाद पे साबित होता है, तो मैं खुद आपको कहता हूं कि इमरान खान साहब के गले में फंदा मैं डालने को तैयार हूं। लेकिन अगर साबित होता है, लेकिन अगर उनका ट्रायल मीडिया में किया जाता है सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पे, तो ना ये सिर्फ गैर इखलाकी है बल्कि ये गैर कानूनी और बल्कि गैर शरई भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन की ये कहानियां हर दूसरे रोज किसी न किसी शक्ल में मीडिया में आ जाती हैं। फराह गोगी के बारे में भी ये बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ एक या दो सवाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है उसका। वो ये है कि अगर ये फराह गोगी इतनी करप्ट खातून थी और इमरान खान साहब की अहलिया के साथ उसके इतने ताल्लुकात थे, और आज ये जो ताने बाने उनके साथ मिलाए जा रहे हैं, तो ये 17 माह तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने के बाद से 17 माह जो है वो पीडीएम की हुकूमत रही, जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी थी। तो किसने हाथ रोके थे इस हुकूमत के कि वो फराह गोगी के खिलाफ तहकीकात करती और उसके खिलाफ जो भी सबूत इमरान खान की शमूलियत के हैं, शराकत के हैं, उनकी एसोसिएशन के हैं, वो अदालतों में पेश करके मुकदमा शुरू कर देती। फराह गोगी के खिलाफ क्या उसको जहां पे भी वो इस वक्त दुनिया में है, क्या उसको पाकिस्तान वापस लाने के लिए किसी कानूनी कार्रवाई का आगाज इन 17 महीनों में हुआ? अगर हुआ तो फिर तो ठीक है, फिर तो जिसने किया वो काबिले मतलब आप ये कह रहे हैं बैरिस्टर सैफ साहब, लेट मी कट द स्टोरी शॉर्ट, आप ये कह रहे हैं कि ये जो इल्जामात हैं, चले इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को भी साइड पे रख देते हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो फराह गोगी पर भी इवन दो जो इल्जामात हैं उनमें भी कोई सदाकत नहीं है, ये सारी तहकीकात बेकार और पॉलिटिसाइज। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, ना मैं ये कानूनी तौर पर कह सकता हूं कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इल्जामात हैं, इल्जाम सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन ये फैसला कौन करता है? ये अदालत करती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इल्जामात सच भी हैं तो अदालत में ले जाएं, मुकदमा करवाएं, इमरान खान को भी ले आए, गवाहों को भी ले आए, सबूत भी ले आए। अगर तो इमरान खान साहब या उनकी एहलिया इसमें मुलविस हो पाई जाती हैं तो सजा दे दें, वरना ये मीडिया ट्रायल जो है किसी का भी नहीं होना चाहिए। जरदारी साहब का भी नहीं होना चाहिए, उनका भी कई साल हुआ, ये बाकी लोगों का भी हुआ। पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदानों को इस तरह ट्रायल किया गया और बाद में निकला कुछ नहीं। मैं ये बात कर रहा हूं, इसलिए ये बुनियादी तौर पर ठीक है नहीं होना चाहिए इस वक्त। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। आजिज दावड़ा साहब, अब देखिए करप्शन हुई है नहीं हुई है, पंजाब के किस्से ज़द-ए-आम थे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरह से बैरिस्टर साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि 16 माह आपकी हुकूमत थी, 17 माह आपकी हुकूमत थी, आपने क्या कुछ नहीं छोड़ा। मतलब इमरान खान पे आप लोगों ने दहशतगर्दी के पर्चे कट गए, गद्दारी के मुकदमे हो गए, तौहीन मजहब के मुकदमे हो गए, तोशा खाना पे हो गई, अब साइफर पे हो गई, और पूरा की पूरा बयानिया जो था करप्शन का वो एक घड़ी चोर के ऊपर आपका बेस करता था, आपकी पूरी गवर्नमेंट का। ये इतनी बड़ी करप्शन आप लोग खामोशी से सह गए। देखिए नादिया, ये एक बहस है कि पाकिस्तान में इल्ज़ामात तो लगते हैं मगर उसको प्रूफ करने के लिए फिर चीज़ें गायब हो जाती हैं, कुछ अरसे उस पर डिस्कशन होती है, फिर लोगों से चीज़ें ज़हन से निकल भी जाती हैं।
अब मिसाल के तौर पर जहाँ फरागोगी की बात आप कर रही हैं और पीडीएम हुकूमत के सवाल का आप कर रही हैं, तो आपको याद होगा कि उसी गवर्नमेंट के दौरान ये चीज़ें शुरू हुई थी, इन्वेस्टिगेशन की और तमाम चीज़ें। अब इस निगरान हुकूमत को मेरे ख्याल में 2-3 महीने हुए हैं और ये चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो वहीं से ये स्टार्ट किया था। अब मामला पीटीआई हुकूमत में सिर्फ अगर कहें कि फरागोगी का था, तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक फरागोगी का मामला तो था ही था। पंजाब के अंदर ट्रांसफर और पोस्टिंग के हवाले से सवाल तो उठ ही रहे थे, मगर एपीके के अंदर जहां पर 2 सूबाई हुकूमत ने काम करके, वहां पर मालम जब्बा का इशू भी था, वहां पर बीआरटी का इशू भी था, वहां पर बिलियन फ्री का इशू भी था। उस हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम जिसको हराम करार देते थे वो दी गई कुछ अरसे के लिए और उससे मुस्तफीद कई लोग हुए, उस पीटीआई के हुए। उसके बाद नैब के हवाले से ऑर्डिनेंस आया था पीटीआई के हुकूमत में, आपको याद होगा खान साहब, इमरान खान साहब आए थे कराची और उन्होंने कहा मेरे दोस्तों के साथ ज्यादती हो रही है, नैब ज्यादती कर रही है। और जब वो इस्लामाबाद गए थे तो एक ऑर्डिनेंस आ गया था उसी की हुकूमत में और नैब को ये फोकस कर रहे थे कि जी नैब के पावर जो है वो बिल्कुल और ज्यादा होने चाहिए, मगर फिर ऑर्डिनेंस भी आया था नैब के इख्तियारात के हवाले से। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद है, मगर सवाल ये उठता है कि वो इदारा जो एहसास के हवाले से बना है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम विक्टिम रहे हैं उसके, नैब के हम विक्टिम रहे, एहसास ब्यूरो के हम विक्टिम रहे और उसके सरबराह सैफुर रहमान ने फिर आपने देखा कि किस तरह माफिया नीति पांव पड़ के जरदारी साहब से। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और जरदारी साहब के वो 9 साल 11 साल की जो जेल है उसका कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है और वो तमाम केसों में फिर बरी हो जाते हैं। तो जाहिर है इस मुल्क में एक आईनी सिस्टम है, इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन होती रहती हैं। तो हम तो विक्टिम रहे हैं, हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी होती रही है, अदालतों में केसेस भी होते रहे हैं, मगर उसके बावजूद कोई केस साबित नहीं। तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है बशीर। मैं वापस आऊंगी, दामड़ा साहब वापस आऊंगी, दामड़ा साहब वापस आती हूँ। बशीर मेमन साहब, मामला तो ये है, ये बात सही है, किस पे करप्शन के केसेस नहीं, अरबों की करप्शन के केसेस जरदारी साहब पे, फिर फरियाल तालपुर साहिबा पे, फिर नवाज शरीफ साहब पे, फिर उनके बच्चों पे, फिर हमजा शहबाज पे, फिर खुद शहबाज शरीफ साहब पे। फिर जब हवाएं मुवाफिक होती हैं और हवाओं के रुख बदल जाते हैं तो सबको क्लीन चिट्स मिल जाती हैं, तो मीडिया ट्रायल होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, इवन वादम आप गवाह बन जाते हैं। साठ डार जैसे लोग हुदैबिया पेपर्स मिल में वादम आप गवाह बन जाते हैं, फिर कह देते हैं हम पे दबाव। तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा? मतलब अगर गलत है तो बाकायदा तहकीकात हो और अदालतें उनको सजाएं दें, लेकिन आपको नहीं लगता कि मीडिया ट्रायल ज़्यादा साबित होते हैं? हाल ही में हमने देखा है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और उनके सलमान शहबाज भी, हमजा शहबाज को भी क्लीन चिट मिल गई, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब को और सलमान शहबाज साहब को क्लीन चिट मिल गई, कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया, अक्विट कर दिया। मतलब आपके कहने का मकसद ये है, ये वही केस है जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने क्लीन चिट दी है। दूसरा, आप जजमेंट आ जाएगी, जजमेंट को पढ़ लें, अगर किसी को भी एतराज़ होगा तो वो अपील में चला जाएगा। इससे पहले भी एक जजमेंट आ चुकी है जिसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन एजेंसी के लिए लिखा है, एफआईए के लिए, सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो डायरेक्टर जनरल थे उस वक्त के, उसके लिए कि इन्होंने शहजाद अकबर के हवाले की हुई थी एफआईए और शहजाद अकबर को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था। अच्छा मेमन साहब, आप तो खुद इन्वेस्टिगेटर रहे, मेरा पॉइंट ये है कि जब हुकूमतों के दरवाजे खुलते हैं तो सबको क्लीन चिट्स मिल जाती हैं। मुझे कोई एक नाम बताएं कि ऑपोजिशन में रहते हुए उसको कोई क्लीन चिट किसी को मिली हो। मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। हाँ, अपोजिशन में रहते हुए मरियम नवाज साहिबा को हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने क्लीन चिट दी, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने। फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी। फिर जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई उसको क्लीन चिट दी वो जो जज वीडियो स्कैंडल था उसने। और फिर सिंध में हुकूमत होते हुए JIT ने जो हमने किया था JIT, उस JIT की वजह से
बैंक बंद हो गया, समिट बैंक, और 23 अरब रुपया मुख्तलिफ लोगों ने, सिंध के सरकारी मुलाजमीन ने जमा करवाया VR के तौर पे। ये नैब के रिकॉर्ड जाहिर करता है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो ज़रा ये जो किंग पार्टीज की बात हो रही है और इसके हवाले से भी ज़रा बात करते हैं, किसका फ़ायदा किसका नुकसान, MQM और नून लीग का अलायंस किसके लिए और है भी कि नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी ना, से एक दफ़ा फिर खुशामदीद। जब कोई मुझे बात करनी है, आजिज़ दामना साहब ज़रा बताएगा, ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब किंग पार्टी कह रहे हैं, किससे मुखातिब है यहाँ पे? शायद ज़ाहिर इलेक्शन है और ये सीजन है कि लोगों को डाइवर्ट करके शामिल कराना, ये तो एक प्रैक्टिस है। और बिलावल साहब ने ये भी कहा है कि हमने माजी में भी इस तरह की सूरत हाल से मुकाबला किया है और इंशाल्लाह हम आज भी और इस इलेक्शन में भी करेंगे। किंग पार्टी कौन है बिलावल साहब की नजर में? किंग पार्टी कौन है सर, ये पूछ रही हूँ। वैसे वुमन होना तो ये चाहिए कि जो आपने अभी इंट्रो में बात की थी कि इतिहाद के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि किसी को दावत दी जाती है कि जनाब हम बड़ी पार्टी हैं, आप छोटी पार्टी हैं, आए मिलकर बात करते हैं या कोई इतिहाद करते हैं। आप जवाब नहीं देना चाह रहे? अगर आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो मुझे बता दें, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मेरा जवाब आ रहा है, मेरा जवाब आ रहा है, इसी अल्फाज में मेरा जवाब आ रहा है। तो एक फोन कॉल आती है और यहाँ की एक पार्टी चली जाती है लाहौर और वहां पर जो है वो मामला तय किए जा रहे हैं लाहौर में बैठ के। और दूसरी बात कि एक पार्टी को इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है कि गवर्नर हाउस लाहौर में बैठ के वो अपने सियासी फैसले कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा किंग पार्टी के नाम लेने की क्या जरूरत है नादिया? आप मेरे ख्याल में बड़ी तो नाम ले लीजिए ना। नहीं, मेरी समझदारी छोड़िए, आप नाम लीजिए ना। लाहौर आप गवर्नर हाउस की बात कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में लाहौर गवर्नर हाउस नाम लेना मना है। मैं आपको बता रहा हूँ। नाम लेने में क्या मुज़ायका है? डर रहे हैं आप? नहीं डर, शायद आप ये समझ रही होगी कि हम डर रहे हैं, मगर मैं तो कह रहा हूँ कि लाहौर गवर्नर हाउस में कौन सी पार्टी एक्टिविटीज कर रही है? कौन सी पार्टी कर रही है? ये रिपोर्टें आ चुकी हैं जिसका नाम PMLN है। कौन सी कर रही है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले ही कर देते, अपना भी वक्त बचाते, मेरा भी वक्त बचाते। बैरिस्टर साहब आप बताइएगा कि कराची में बड़ी सीटें आप लोगों ने ले ली थी, अभी तो मुल्क भर के हालात सही नहीं है। अब MQM ने कभी आपके साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी नून लीग के साथ, अब एक दफा फिर नून लीग के साथ, और नून लीग पर किंग पार्टी होने का इल्जाम। आपकी PTI का कराची में मुस्तकबिल क्या होगा इस इत्तेहाद के बाद? देखें, हमें इस इत्तेहाद से ना कोई खतरा है, ना हमें इसकी कोई परवाह है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपना एक वोट बैंक है, और वो वोट बैंक इंशाल्लाह PTI को हर हालत में मिलेगा। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे बहुत अच्छी हम स्कोर करेंगे सीटों के हवाले से। जहां तक ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून का MQM के साथ या दीगर पार्टियों के साथ इत्तेहाद की बातें, तो बेसिकली इसको क्या नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये पता है कि वो सिर्फ लाहौर की और चंद जो GT रोड पार्टी है, और GT रोड पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, उन्होंने ये जाहिर करना है कि हम एक मुल्कगीर पार्टी हैं, जो कि वो नहीं है। तो उन्होंने इस वजह से ये इत्तेहाद वगैरह की बातें मुख्तलिफ पार्टियों के साथ कर रहे हैं। सिंध में कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस हो, इस तरह बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ अलायंस की बातें कर रहे हैं। और सबसे अहम पॉइंट यह है कि ये खुद भी ये तासुर दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, और बड़े खुश होते हैं जब इनको किंग्स पार्टी कहा जाता है, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि इस तरह से वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टेड पार्टीज को पसंद करते हैं, या समझते हैं कि जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट होगी उसी को ये हुकूमत मिलती है, तो उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये जो एक नैरेटिव है ये इनको फायदा देता है। लेकिन सिंध में चले ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आजिज दामना साहब, बशीर मेमन साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन हकीकत यही है कि हमारे मुल्क में इसी तरह से चलता है, इसी तरह से इंतखाबात होते हैं, इसी तरह से इलेक्शंस होते हैं, इसी तरह से सिलेक्शंस होते हैं, इसी तरह से माहौल बनते हैं, इसी तरह से वोटिंग होती है और फिर इसी तरह से रिजल्ट्स होते हैं। तो ऑल्दो कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज़ हाउ इट इज़। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।